नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जैसे आप सभी को पता ही है, डेली क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक क्लास पर नए प्रश्न होते हैं। आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। और आज का जो पैटर्न रहेगा समाजीकरण का रहेगा। जी हाँ, जो बच्चे से संबंधित समाजीकरण की जो भूमिका होती है समाज से, या समाजीकरण का जो आज का चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और इसके पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। जी हाँ, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। पिछली क्लास में हमने ये मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया था। सभी शिक्षक बंधुओं ने कमेंट किया है, तहे दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और एक कल के क्लास का मॉक क्वेश्चन है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? सभी को पता होगा। अगर जोड़े में पूछा जाता है तो 23 जोड़े होते हैं। अगर आप गुणसूत्र भर पूछा जाता है तो फिर इसको दोगुना कर देना है, 2 का इसमें गुणा कर देना है, अर्थात 46 की बात करेंगे। जोड़े में 23 होते हैं और गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने बी ऑप्शन को किया था 23, ठीक है, तो ऐसा ही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज की क्लास का दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, वंशानुगत कारक बच्चे के खाली स्थान के समय अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जो वंशानुगत कारक होते हैं वह बच्चे के किसके समय से अपना प्रभाव जो है शुरू कर देते हैं? विकास के समय से, वृद्धि के समय से, गर्भाधान के समय से, या प्रारंभिक वर्ष पुरुष और महिला की बात करेंगे। आप सभी परिचित है, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जायसवाल सर। आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं और इस प्रश्न का फीडबैक चाहते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। वंशानुगत कारक जो होते हैं बच्चे के गर्भाधान के समय से ही अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कहानी आपने पढ़ी होगी। जी हाँ, अभिमन्यु की कहानी आपने पढ़ी होगी कि अभिमन्यु ने जो पूरी गुरु दीक्षा थी वो कहाँ से सीख ली थी? पेट के अंदर से ही सीख ली थी। यानी वंशानुगत कारक जो है बच्चे के समय, यानी गर्भाधान समय के समय से ही अपना प्रभाव जो है शुरू कर देता है वंशानुगत कारक। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी की आनुवंशिकता के समय निर्धारित की जाती है परिपक्वता, गर्भधारण, विकास या जन्म की बात करेंगे। जी हाँ, किसी भी आनुवंशिकता के समय क्या निर्धारित की जाती है साथियों? तो किसी भी आनुवंशिकता के समय जो निर्धारित की जाती है वह होती है गर्भधारण। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है 4th नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए साथियों, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह सभी जानते हैं, और वह है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, ये जो दोनों की भूमिका है, इसके बारे में हमारा कथन सत्य यह है कि विकास के कुछ पहलू जो होते हैं आनुवंशिकता और कुछ अन्य जो होते हैं वह पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। 5वां प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रख देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि विद्यार्थी का विकास जो है निर्भर करता है, बालक बालिका का विकास, शिक्षार्थी का विकास जो है निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, निर्भर करता है वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, या इनमें से कोई नहीं। लगभग सभी टीटी एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न। जी हाँ, ऑल टीटी एग्जाम का यह फेवरेट प्रश्न है। जी हाँ, फेवरेट प्रश्न यह बन चुका है टीटी एग्जाम के लिए। तो विद्यार्थी का विकास जो निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर पड़ता है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। अब वो समय है,
अपने सपने को साकार करने का शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए नींव अभी से मजबूत करना है। जब आपकी नींव मजबूत होती है तो फिर आप कितनी भी बिल्डिंग इमारत खड़ी कर दीजिए, कोई हिला नहीं सकता। इसलिए नींव मजबूत कीजिए, तैयारी बेसिक से कीजिए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम धन वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करेगा, सही आपको चूज करना है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की जो वृद्धि पर प्रभाव होता है वह होता है आपके वंशानुक्रम गुणे वातावरण को, या वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, गुणा वाला हमें कर लेना है, प्लस वाला नहीं करना है। बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ये भी फेवरेट प्रश्न है टीटी एग्जाम के लिए। बालक का विकास जो परिणाम होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का होता है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है केवल आनुवंशिकता का होता है, पालन पोषण और शिक्षा का होता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है, या केवल शीघ्र सीखने का होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मानव व्यक्ति का परिणाम जो होता है, प्रश्न बदला है लेकिन आपका उत्तर वही रहेगा। जी हाँ, मानव व्यक्ति का जो परिणाम होता है वह साथियों क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। समाजीकरण आपका चल रहा है चैप्टर का। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। देखिए, आनुवंशिकता और भूमिका के बारे में, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में बच्चे के, बालक के विकास में जो हमारा कथन सही दिया गया है वह ये दिया गया है, आप सभी परिचित हैं कि समवयस्कों और पितृक अर्थात हम जिसे जीन्स कहते हैं, इनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। किस प्रकार से, समवयस्कों अर्थात पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक में नहीं होता। बाकी आपकी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में इतना योगदान देते हैं, ये भी आपका सही नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि गुणात्मक में होते हैं तो एक साथ होंगे। या सहम रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो ये हमारे कथन सारे गलत दिए गए हैं, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या है, आपका ओपिनियन इस प्रश्न पर हमें क्या मिल रहा है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ये भी टीटी एग्जाम के लिए फेवरेट प्रश्न बन चुका है। जी हाँ, फेवरेट प्रश्न है टीटी एग्जाम के लिए। सीबीएसई ने यहाँ पे इस प्रश्न को फेवरेट माना है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या होता है। जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे, वृत्ति की बात करेंगे, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियों की बात करेंगे, और हमारे आसपास के वातावरण इन्वायरमेंट की बात करेंगे। साथियों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो आशय है वह है जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। पहले ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न यह है कि विजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि रोशनी महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो विजय और रोशनी के बीच ये चर्चा किस विषय से होगा। यानी एक यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से होता है, और दूसरा व्यक्ति कर रहा है कि महसूस करती है, क्या महसूस करती है, यह परिवेश से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति कह रहा है भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से होता है, और एक कह रहा है परिवेश से होता है। तो इन दोनों के बीच जो चर्चा हो रही है, किसकी हो रही है, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा हो रही है। ठीक है, डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यानपूर्वक आइए समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन, शिक्षक बंधु, टीचर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, व्यक्तियों में एक दूसरे में जो भिन्नता होती है क्यों होती है भैया।
हमारे और आप में भिन्नता है, आप देखेंगे आपके जितने भी सभी हमारे घर परिवार में भी भिन्नता होती है। तो ये जो एक दूसरे से भिन्नता होती है क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण होती है। तो परिवार में है तो वातावरण तो एक ही हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये भी जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, ये भी हो सकता है। वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन हमारा सटीक लग रहा है। व्यक्तियों में एक दूसरे जो भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन क्रिया होती है उसी के रीजन के कारण, उसी के कारण होती है। सी ऑप्शन को सटीक आंसर मान लेने और सीबीएसई का आंसर सटीक मान लेंगे। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न कर रहे हैं। कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ संभावित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। हम अभी ये नहीं कर रहे कि ये सी टेट में आया है, या यूपी टेट, या रीट, एमपी टेट में आया हुआ है, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारे फिर ठीक है बताएंगे यली वाले कि ये आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मनुष्य की बुद्धि की आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इस कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना है। समझ लीजिएगा प्रश्न को, एक बार रिपीट कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि के आगे, जी हाँ, आप सभी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन आपकी बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र का कार्य, मौसम का, वातावरण का, जलवायु का। तो सभी लोग जानते हैं वातावरण का कार्य, ठीक है। खाली स्थान वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना, वह वातावरण, ठीक है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, फटाफट कमेंट आना चाहिए। और आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव से हमें अभी प्रश्न कर रहे थे। अभी जैसे हमने आपको बताया सामाजिकरण का चैप्टर है, तो लगभग हमने 14 से 15 प्रश्न ये आपके पिछले पार्ट रह गया था। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव से प्रश्न कर रहे थे। अब हम करेंगे आगे आने वाले प्रश्न सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी परिचित होंगे, आनुवंशिकता या आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्न को। जी हाँ, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने, लेव वाइगोस्की ने, स्टर्नबर्ग ने दिया, या थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाती है जब भी संज्ञानात्मक का जिक्र होता है, जीन पियाजे जी की बात की जाती है। सामाजिक का जिक्र होता है, लेव वाइगोस्की की बात की जाती है। जी हाँ, और थॉर्नडाइक महोदय की कब बात की जाती है, सभी बताइए। जी हाँ, थॉर्नडाइक महोदय की अगर बात करें, सभी परिचित हैं, कई बार हम इनका डिटेल के साथ बात भी कर चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। और चर्चा में हम थॉर्नडाइक महोदय को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की जब बात की जाती है, थॉर्नडाइक महोदय जी की बात की जाती है। संबंधवाद के सिद्धांत का बात की जाती है तो आपके थॉर्नडाइक महोदय की बात की जाती है। संयोजनवादी का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय जी का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय जी का है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक महोदय जी का। थॉर्नडाइक महोदय जी ने क्या दिया था, ठीक है। अभी सारे मनोवैज्ञानिक हम चर्चा भी करेंगे, आगे अलग अलग मनोवैज्ञानिक वीडियो बनाएंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, क्लास करेंगे। मुख्य नियम इन्होंने दिया है, पहला जो 3 नियम है आपके मुख्य में। अब एक अभ्यास है तत्परता का, प्रभाव या परिणाम का। दूसरा नियम इन्होंने दिया गौड़ नियम। गौड़ नियम में 5 नियम है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मकिरण का नियम, आत्मक्रिया का, इसके बाद आता है सहचर क्रिया, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दो संस्कृतियों के बीच के व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि को, सामाजिकरण को, आनुवंशिकता को, या वातावरण को माना जा सकता है। साथियों, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए जो उत्तरदायी माना जाता है वह माना जाता है समाजीकरण का। जी हाँ, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में जो अंतर होता है, संस्कृतियाँ अलग होती हैं। आप एमपी में, यूपी में चला जाइए, एमपी में ही कई अलग अलग संस्कृतियाँ, एक क्षेत्र होता है संस्कृति का, दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग संस्कृति होती है। तो इन दोनों के संस्कृति के बीच में जो व्यवहार में अंतर होता है वह किसका होता है? उसका उत्तरदायी समाजीकरण को माना जाता है। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होता है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना।
साथियों, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से जो तात्पर्य होता है वह होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है। सी ऑप्शन को सटीक आंसर मान लेना है, कर लेना है। और नोट्स पीडीएफ फाइल फ्री में प्राप्त करना है। जी हाँ साथियों, आपके नोट्स पीडीएफ फाइल अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दिया गया है। सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर अपने टीटी फैमिली को। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को। 18वां प्रश्न साथियों, निम्न में से किसको जो है विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को? जी हाँ, विद्यालय में सामाजिकरण की जो विशिष्ट अवस्था मानी जाती है बाल्यावस्था की मानी जाती है। 6 से लेकर 12 अवस्था की मानी जाती है, जिसमें से 6 से लेकर 9 तो होती अवस्था जो होती है, एज होती है, वह पूर्व बाल्यावस्था की होती है, और 9 से 12 होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये भी आपको माइंड पर स्टोर कर लेना है। छोटी छोटी बातें इनको भी अपने रिमाइंड करते जाना है। अगला प्रश्न, बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है? विकासात्मक समाजीकरण को, द्वितीयक समाजीकरण को, प्राथमिक समाजीकरण को, अग्रिम समाजीकरण को? सभी कमेंट कीजिए। साथियों, बाद के रिश्तों के लिए जो पूर्वाभ्यास कहा जाता है वह अग्रिम समाजीकरण को कहा जाता है। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, और प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? जी हाँ, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, प्रश्न को समझ लीजिएगा। देखिए, बालक का जो समाजीकरण होता है आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से संबंधित है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से संबंधित है, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने में संबंधित है। लेकिन वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है यह आपके बालक के समाजीकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि बालक जो समाज से सीखता है, समाजीकरण से सीखता है, प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है कि एकदम से हो जाएगी। ठीक है, आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से सीखता है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना, ये हमारे सही हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेगेटिव था, इसलिए भी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, बहुत धन्यवाद सभी का। और 10 प्रश्न और करने वाले हैं, इस क्लास को जल्दी कंप्लीट करने जा रहे हैं। साथियों, संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृत का परिष्करण, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। जब भी उपरोक्त सभी आते हैं मन में लड्डू आता है, मन में लालच आता है। जी हाँ, उपरोक्त सभी ऑप्शन जब भी देखते हैं, कोई ऑप्शन हम आंख बंद कर ऑप्शन नहीं देखते हैं, केवल एक ही ऑप्शन उपरोक्त सभी देखते हैं। लेकिन पहले प्रश्न को समझिए कि आपके सारे ऑप्शन सकारात्मक है या सारे ऑप्शन आपके नकारात्मक है, अर्थात पॉजिटिव ऑप्शन है या निगेटिव ऑप्शन है। तो पहले में प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न कैसा है। तो संस्कृत पर शिक्षा का प्रभाव क्या है? पॉजिटिव है। तो संस्कृत पर शिक्षा का प्रभाव संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना भी है, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता भी करना है, और संस्कृत का परिष्करण भी। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ये सारे ऑप्शंस है जो संस्कृत पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है इन पर। तो डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी जो कारक होता है, धर्म होता है, शिक्षा होती है, सरकार होती है, जातियाँ होती हैं? सभी बताइएगा। आप सभी परिचित है, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। जी हाँ, कहिएगा जायसवाल सर अपने माता पिता को कि जायसवाल सर ने आपको प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, क्योंकि ठीक है सबसे बड़े सुबह जब भी होती है एक बार उनका आशीर्वाद लेने से सारी बाधाएं दिन भर की दूर होती हैं। एक बार नोटिस अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक जो कार्यकारी कारक होता है साथियों, सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा ही प्रकाश है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक आपकी शिक्षा की बात करेंगे। अगला प्रश्न एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह आपका समाजीकरण है, विकास है, सीखना है, या परिपक्वता हो जाती है? प्रश्न को समझ लीजिए आपने तो 50% आंसर आपका यही क्लियर हो जाता है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, वह कहलाया जाएगा समाजीकरण से। ठीक है, वह एक प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव जो है शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह प्रक्रिया आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है।
अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए। देखिए बच्चे के प्रगतिशील मॉडल, ये शब्द आप थोड़ा सा माइंड पे रिमाइंड कर लीजिए। प्रगतिशील मॉडल, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, बिल्कुल सही बात है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, यह प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही दिया गया है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बी ऑप्शन से दिया गया है। इसके बाद देखिए कक्षा में प्रजातांत्रिक के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही बात है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, बिल्कुल सही बात। लेकिन बी ऑप्शन थोड़ा हमें लग रहा है कि समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में नहीं है, क्योंकि बच्चे में या बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो यह प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। बाकी आपके अकॉर्डिंग टू सही हो जाएंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसके या उससे उपेक्षा की जा सकती है कि उससे क्या उपेक्षा की जा सकती है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है यह उपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक या सकारात्मक कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, हावथेनी का प्रभाव, प्रभाव का नियम या प्रतिलोम परिवेश के प्रभाव की बात करेंगे। सभी कमेंट करके बताइए सभी। फिर तो यहाँ पे साथियों राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है। विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं पास पड़ोस या आस पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। देखिए समाजीकरण के 2 एजेंसियाँ होती हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो विद्यालय एवं जो मीडिया है यह द्वितीयक एजेंसी का उदाहरण है। आइए जान लेते हैं दोनों एजेंसियों के बारे में। समाजीकरण की 2 संस्थाएं अर्थात एजेंसियां हैं। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी। ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक संस्था या बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। द्वितीयक समाजीकरण में आपकी क्या आ जाती है, संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक संगठन का योगदान। तो संस्था, संगठन यह आ जाता है आपके द्वितीयक एजेंसियाँ। बाकी परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राथमिक। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण की पहली या प्रथम एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी आपकी यहाँ पे जो दिया गया है विद्यालय और मीडिया हो जाएगा। ठीक है, पास पड़ोस, परिवार, ये क्या हो जाएंगे आपके प्राथमिक एजेंसी की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन जो बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। देखिए बच्चे के समाजीकरण की भूमिका की बात करेंगे तो बच्चा समाज में मीडिया के साथ भी जब देखता है उससे भी सीखता है, विद्यालय के साथ भी सीखता है, परिवार के साथ भी, पास पड़ोस। तो ये सारे ऑप्शन अर्थात जो सी ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। तो बच्चे जो है समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मीडिया में भी, विद्यालय में भी, परिवार में भी, पास पड़ोस में भी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है कि 1 2 3 4 उससे हम सही कर लेना। आइए बात करेंगे, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति बातचीत के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों के भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना है। समाजीकरण एक व्यक्ति के मस्तिष्क, दृष्टिकोण, व्यवहार आदि को समाज के एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए ढालने की एक प्रक्रिया हो जाती है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारकों में मीडिया, शिशु सदन केंद्र, सहकर्मी समूह, विद्यालय और आपका धर्म शामिल है। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस बच्चे के समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समाजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाता है? मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस, जिसके हम पिछले क्वेश्चन पर बात भी कर चुके हैं, जिक्र भी कर चुके हैं। आइए बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है
इनमें से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो आप सभी परिचित हैं कि विद्यालय हमारी संस्कृत विरासत को संरक्षित और प्रेषित करती है, यह मुख्य कार्य हो जाएगा। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, ये भी मुख्य कार्य है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये कथन गलत दी जाएगा। विद्यालय का मुख्य कार्य ऐसा नहीं है कि जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करें, ठीक है। तो डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू निगेटिव दिया गया है, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। और आज की क्लास का 30वां प्रश्न जान लेते हैं और फिर इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। साथियों, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो होती है कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है, गौण रूप में होती है। तो बच्चे में जो है समाजीकरण की जो परिवार उसकी फैमिली की जो भूमिका होती है वह एक मुख्य रूप में होती है। और आज का मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि विद्यालय का कार्य क्या होता है, क्योंकि आप सभी शिक्षा बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप सोचिए आप जब नियुक्त होगी तो आप में विद्यालय का कार्य क्या होगा। विद्यालय का कार्य संस्कृत का संरक्षण करना होता है, संस्कृत का परिष्करण करना होता है, संस्कृत का नए प्रतिरूपों का निर्माण करना होता है, या उपरोक्त सभी। लालच दे दिया गया है, अब देखते हैं इस लालच में कितने लोग फंसते हैं। चलिए सभी कमेंट कीजिएगा मॉक क्वेश्चन के साथ, इस क्लास का फीडबैक आपका क्या है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझा, जांचा, परखा, जाना। और जल्दी मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। इवनिंग पे पर्यावरण की क्लास चलती है, हमारी ईवीएस की क्लास ही, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ जसवा सर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।